हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 24 भारत की विदेश नीति। इसके बाद ये पूरी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद करेंगे हिस्ट्री। स्वतंत्रता के पूर्व भारत की कोई स्पष्ट विदेश नीति नहीं थी, क्योंकि भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। किंतु विश्व मामलों में भारत की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। इसका न केवल पड़ोसी देशों के साथ अपितु दूर स्थित देशों के साथ भी सांस्कृतिक एवं व्यापारिक आदान प्रदान होता रहा है। भारत की विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए पंडित नेहरू ने 1946 में कहा था कि वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर करते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को निर्णय का अधिकार प्रदान करने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक अनुमूलन करने का प्रयत्न करेगा। नेहरू का उपरोक्त कथन आज भी भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है और भारत दुनिया के शांति प्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना के लिए प्रयत्नशील है। भारत की विदेश नीति की स्पष्ट झलक पंचशील समझौते में देखने को मिलती है। यह विदेश नीति संबंधी 5 आचरणों पर बल देता है: एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, अनाक्रमण की भावना, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, समानता एवं पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का विकास। पंचशील समझौते के अनुसार भारत ने अंग्रेजों से विरासत में प्राप्त उन विशेष अधिकारों का परित्याग कर दिया जो अब तक उसे तिब्बत में प्राप्त थे। भारतीय विदेश नीति का उदय विश्वव्यापी स्तर पर हो रहे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों के युग में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परस्पर निर्भरता वाले विश्व के दौर में इस विदेश नीति ने एक विशेष रूप ग्रहण किया। भारतीय विदेश नीति के मूलभूत लक्ष्य निम्न हैं: राष्ट्रीय एकता और सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय आर्थिक विकास और राष्ट्रीय राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त करना, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना ताकि आक्रमण को रोका जा सके अथवा राष्ट्र की स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखंडता पर आक्रमण की धमकी को रोकना, आर्थिक स्वतंत्रता की सुरक्षा तथा उसे बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर तथा आत्म उत्पादित औद्योगिकीकरण, परस्पर लाभ के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मैत्री, सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा देना, पड़ोसी देशों के बीच बिना विघ्न बाधा के मित्रतापूर्ण संबंध के विकास को सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के आंतरिक मामले में बड़ी शक्तियों के हस्तक्षेप को रोकना, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाने के प्रयास की संभावना को बढ़ाना और भारत के निकटस्थ समुद्री क्षेत्रों को महाशक्तियों के नौसैनिक टकराव की स्थिति से बचाने का प्रयास करना, मुक्ति आंदोलनों, लोकतांत्रिक संघर्षों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्धारण के अधिकार के संघर्षों का समर्थन करना, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, नस्लवाद, जातीय पृथकतावाद, अधिकारवाद, निरंकुशता और सैन्यवाद का विरोध, शस्त्रों की होड़, विशेष रूप से नाभिकीय शस्त्रों की होड़ का विरोध करना तथा व्यापक और पूर्ण निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया का समर्थन करना, विश्व स्तर पर विकास के कार्य का समर्थन करना और एक ऐसी नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करना जो न्याय, समानता तथा मानवतावाद पर आधारित विश्व व्यवस्था की रचना कर सके, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और आपसी मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करना तथा एक अहिंसक और नाभिकीय शस्त्र विहीन विश्व की रचना करना, एक लोकतांत्रिक विश्व निर्माण की आवश्यकता दशा के रूप में मानव अधिकारों के विचार और उसके क्रियान्वयन का समर्थन करना, प्रत्येक राष्ट्र के इस अधिकार को मान्यता देना कि वे राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं तथा उन्हें अपनी सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था चुनने का अधिकार है, आतंक के बदले आतंक, आतंक संतुलन या शक्ति के बदले शक्ति के प्रचलित सिद्धांत के स्थान पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा पंचशील के आदर्श को बढ़ावा देना, विश्वव्यापी तनाव दूर करके परस्पर समझौते को बढ़ावा देना तथा संघर्ष की नीति एवं सैन्य गुटबाजी का विरोध करना तथा भय, घृणा, लालच और असमानता से पूर्णतया मुक्त विश्व बनाने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन को मजबूत बनाना तथा संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करना। गुट निरपेक्षता की नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीति स्पष्टतः 2 गुटों में बंट गई। एक गुट का नेतृत्व पूंजीवादी प्रभाव वाला राष्ट्र अमेरिका कर रहा था, दूसरे गुट का नेतृत्व साम्यवादी विचार वाला राष्ट्र सोवियत संघ। दोनों गुटों के बीच अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार को लेकर तनाव इतना बढ़ गया कि युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। टकराव की इस पृष्ठभूमि में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ।
गुटनिरपेक्षता इन दोनों प्रभावी गुटों से अलग एक तटस्थ नीति थी जो एशिया और अफ्रीका के नव स्वाधीन राष्ट्रों में लोकतंत्र की स्थापना और परस्पर सहयोग एवं विश्व शांति के प्रति प्रतिबद्ध था। गुटनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रों के बीच तनाव को कम कर विश्व शांति की स्थापना करना था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पृष्ठभूमि 1955 के मांडुंग सम्मेलन से ही बनने लगी थी। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, मिस्र के अब्दुल नासिर एवं यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो के प्रयासों से 1961 में इस आंदोलन की नींव पड़ी। इसका पहला सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुआ। इस सम्मेलन में 25 अफ्रीकी एवं एशियाई देशों तथा एक यूरोपीय देश ने भाग लिया। इस सम्मेलन में 17 सूत्रीय घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया। सम्मेलन में विश्व के सभी भागों में हर प्रकार की उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी, नव उपनिवेशवादी तथा नस्लवादी प्रवृत्तियों की कड़ी निंदा की गई। इसमें अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, ट्यूनीशिया आदि देशों में चल रहे स्वतंत्रता संघर्षों का पुरजोर समर्थन किया गया। सम्मेलन में विकासशील देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उचित प्रयासों पर बल दिया गया। सम्मेलन द्वारा संपूर्ण निरस्त्रीकरण की अपील भी की गई। इन राष्ट्रों ने सभी विकसित एवं विकासशील देशों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का आह्वान किया। इसका मुख्य उद्देश्य गुटनिरपेक्षता के क्षेत्र का विस्तार तथा इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करना था। बेलग्रेड सम्मेलन में इसके प्रतिनिधियों ने यह प्रस्ताव पारित किया कि सदस्य देश शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर बल दें, समस्त राष्ट्र पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपनी सरकार का गठन करें, एक दूसरे की अखंडता एवं सार्वभौमिकता का सम्मान करें तथा रंगभेद की नीति की आलोचना करें। इसने परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व व्यवस्था का भी समर्थन किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने उपनिवेशवाद को समाप्त करने एवं तीसरी दुनिया के नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र, मानव अधिकारों की सुरक्षा एवं चुनी हुई सरकार की स्थापना पर बल दिया। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विशेष भूमिका रही। इसने नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा तथा युद्ध की संभावनाओं को रोकने में अपनी प्रभावी भूमिका का परिचय दिया। कुछ लोग मानते हैं कि गुटनिरपेक्षता विश्व मामलों में तटस्थता या अलगाव की नीति है, पर ऐसा मानना उचित प्रतीत नहीं होता। सच तो यह है कि गुटनिरपेक्षता गुटीय भावना से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली नीति है। यह विदेश नीति का अधिक सक्रिय एवं प्रभावी दृष्टिकोण है। यह विश्व स्तर पर किसी भी तरह के सैनिक गुट के निर्माण एवं टकराव के विरुद्ध है। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की कई विद्वानों ने आलोचना की है। उनका मानना है कि भारत ने सक्रिय रूप से तटस्थता की नीति का पालन नहीं किया। आरंभिक वर्षों 1947 से 50 में भारत का झुकाव पश्चिमी गुट की तरफ था। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का प्रभाव, ब्रिटिश बाजार की अर्थव्यवस्था को कायम रखने का निर्णय, देश की सेनाओं पर ब्रिटिश निरीक्षण तथा तकनीकी एवं आर्थिक सहायता की जरूरत इत्यादि ने भारत की पश्चिमी देशों पर निर्भरता को बढ़ा दिया। लेकिन 1953 के बाद भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर बढ़ने लगा। 1954 की पाकिस्तान अमेरिका संधि के अंतर्गत अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर हथियार उपलब्ध कराने तथा गोवा के प्रश्न पर पुर्तगाल के समर्थन के कारण भारत अमेरिका संबंधों में कटुता पैदा हो गई। सोवियत संघ द्वारा अब भारत की हर नीतिगत एवं विवादपूर्ण मामले में समर्थन किया जाने लगा। भारत के प्रधानमंत्री ने रूस की सद्भावना यात्रा भी की, पर यहाँ धातव्य है कि गुटनिरपेक्षता सैन्य गुटों के निर्माण एवं तनाव के विरुद्ध था, न कि राजनीति आर्थिक संबंधों के खिलाफ। यही कारण है कि सैन्य मुद्दों पर तटस्थ रहते हुए भी भारत ने सोवियत संघ एवं अमेरिका के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध कायम रखे। कुछ आलोचकों का यह भी मानना है कि भारत की गुटनिरपेक्ष नीति राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं कर सकी। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का विरोध करने वाले भारत को पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध करना पड़ा, लेकिन इसे गुटनिरपेक्ष नीति की विफलता के रूप में नहीं देखा जा सकता। चीन के साथ भारत का युद्ध चीन की अविश्वसनीयता का परिणाम था। जहां तक पाकिस्तान के साथ भारत के युद्ध का प्रश्न है, यह पाकिस्तान की एशिया एवं उसकी महत्वाकांक्षा का परिणाम था। चीन के साथ युद्ध में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन एवं पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत की विजय यह सिद्ध करता है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विषय पर गुटनिरपेक्षता की नीति सफल रही थी। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की सफलता इस बात में है कि इस नीति के अनुपालन के द्वारा ही भारत को तृतीय विश्व के नेतृत्वकर्ता का प्रभावपूर्ण दर्जा हासिल हुआ।
जो आर्थिक एवं सैन्य रूप से कमजोर एक नवस्वतंत्र राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी। भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदले परिदृश्य के कारण भारत की विदेश नीति में भी बदलाव आया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत विदेश नीति में जिन विचारों को अपनाया गया था उनमें समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। शीत युद्ध की स्थिति, सोवियत संघ का पतन, शीत युद्ध का अंत, अमेरिका का इराक पर हमला, आतंकवादी घटनाएं विशेषकर अमेरिका तथा भारत में और विश्व पर अमेरिकी दादागिरी तथा यूरोपियन यूनियन का बनना, अफ्रीकी संघ का निर्माण, सार्क, ब्रिक्स जैसे क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण आदि घटनाओं ने भारत की विदेश नीति को बदलते संबंधों के आधार पर पुनः विचार करने के लिए एक नई दिशा प्रदान की। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत अपने वैदेशिक संबंधों, विदेश के जो संबंध हैं संबंधों को फिर से नए रूप में प्रस्तुत करें। आज अमेरिका पाकिस्तान की बजाय भारत के साथ अधिक मित्रता की नीति अपना रहा है। भारत को सोच समझकर अमेरिका के साथ आर्थिक विकास की नीति अपनानी होगी। इसी प्रकार पाकिस्तान से आतंकवाद का मुद्दा तथा कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय बातचीत के आधार पर हल करने का प्रयास ढूंढने होंगे। कश्मीर का मुद्दा लगभग समाप्त हो गया है जब से 370 को हटाया है। अब पाकिस्तानी अपना बोलते रहता है, द्विपक्षीय की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन और सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावे को विश्व के विकासशील देशों के सामने सुदृढ़ तरीके में प्रस्तुत करना होगा ताकि वे भारत को इस सम्मान को दिलाने में सहायता कर सकें। इसके अलावा पड़ोसियों के साथ भी भारत को आर्थिक तथा सुरक्षात्मक तनाव पर अधिक ध्यान देने की नीति अपनानी होगी। स्पष्ट है कि विश्व के बदलते राजनीतिक परिवेश में भारत के लिए समायोजन की नीति का पालन करना उचित होगा। इसके द्वारा भारत न केवल अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रख सकता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर एक नायक की भूमिका भी निभा सकता है। और इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।